तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जियोन आई ऑफ द मून के गिल्ड पे आकर एलन से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है और चला जाता है रियोन सिटी पे। वहां पर जाकर जियोन को पता चलता है कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है और वह शख्स आई ऑफ द मून गिल्ड का भेजा हुआ एक जासूस है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक लेडी अपने फादर से बहस कर रही होती है और उस लेडी का नाम होता है रेन ड्राइनर। रेन अपने फादर को समझाती है कि वे अपने जमीन के किसी भी शख्स को बलि का बकरा नहीं चढ़ाएगी। उसके फादर उसको समझाते हैं कि ड्रैगन की ताकत को कंट्रोल करने वाले उनके फाउंडर्स, यहाँ तक कि वह इस इविल एनर्जी को सिर्फ सील ही कर पाए हैं, भला वो बिना किसी प्लान के इस इविल एनर्जी के विरुद्ध कैसे खड़ी होगी। फिर वह अपने फादर से बहस करने लगती है कि वे किसी भी हालत में अपने जमीन के लोगों को उन लोगों के हाथों नहीं सौंपेगी। और ये कहकर वह वहाँ से चले जाती है और वह जाते हुए कहती है कि हम लोग आज भी उन प्यूरीफायर के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम लोग उन लोगों से निपट पाएं। उसके बाद वे एक जगह आ जाती है जहाँ पर कुछ लोगों की भर्ती हो रही होती है और वहीं पर बैठा एक शख्स रेन को देखकर कहता है कि आखिर उसने मुंह क्यों लटकाया हुआ है। उसी के साथ का शख्स जिसका नाम रैग्नो है वह कहता है कि मुझे लगता है कि इसके फादर ने इसको डांटा है तभी इसका मुंह लटका हुआ है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम है लियन। लियन कहता है कि रैग्नो जरा अपना मुंह संभाल के बोलो, वह इस शहर के लैंडलॉर्ड है और लैंडलॉर्ड की बेइज्जती को इस तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। उसके बाद वे दोनों इसी तरीके से बहस करने लगते हैं और रेन उन दोनों को लड़ाई करने के लिए मना करती है। रेन फिर भर्ती के बारे में पूछती है कि आखिर भर्ती कैसी चल रही है, क्या कोई शख्स मिला। और अब हम उन लोगों को देखते हैं जिनको देखते ही बताया जा सकता है कि ये लोग किसी काम के नहीं। रैग्नो रेन से कहता है कि यहाँ पर कोई भी शख्स काम का नहीं, सारे के सारे निकम्मे हैं और रेन भी ये बात अच्छी तरीके से समझ जाती है। फिर वहाँ पर लंबे बाल वाला बैठा शख्स कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी शख्स काम का नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिलचस्प लोग भी है। उसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि सामने से आ रहा होता है। उसके बाद कुछ लोग रेन, रेग्नो और बाकी सभी को देखकर आपस में बात करने लगते हैं। रेड पैलेस का रेग्नो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, नॉर्थ के सभी 7 इलाइट्स आखिर यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं, आखिर वे लोग क्या प्लान करने की सोच रहे हैं। फिर अपना जियोन रेन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, नोवेल के हिसाब से रेन ड्रेनर फ्यूचर में हीरोज के साथ होंगी। इसके पास एक टैलेंट है जो कि हेवन की देन है और ऐसा करिश्मा 1000 सालों में एक बार ही देखने को मिलता है। हिस्ट्री की सबसे ताकतवर स्पीयर यूजर, यहाँ तक कि फ्यूचर में इसको कुछ टाइटल्स भी मिलने वाले हैं जो कि है ड्रैगन स्लेयर किंग और गॉडली स्पीयर। ये क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो फ्रॉस्मर की सबसे ताकतवर हीरो में से एक है। उसके बाद जियोन का किसी बंदे के साथ मुकाबला होता है जिसका नाम है उरो और ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसकी तलाश हर किसी सैनिक को है, लेकिन कोई भी इसको गिरफ्तार नहीं करता क्योंकि हर कोई इससे काफी ज्यादा डरता है। जियोन जजेस को देखने लगता है जो कि रेन, रेग्नो और उनके साथ आए सभी लोग जजेस है। उसके बाद उरो जियोन को उकसाने लगता है कि ऐसा लगता है कि आज मेरे हाथ एक और शख्स मरने वाला है, लेकिन जियोन उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता, जिसे देखकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वे जियोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियोन उस पर अटैक नहीं करता और अपने मन में सोचने लगता है, हर किसी मूवमेंट के अंदर एक स्ट्रेंथ पॉइंट है, किसी भी एक स्ट्रेंथ पॉइंट के साथ छेड़खानी करने से मूवमेंट अचानक से बदल भी सकती है और अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मेरी ब्लैक फॉलन स्टार पावर का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं होगी, वो भी इसको हराने में। उसके बाद जियोन अपनी मूवमेंट को चेंज कर लेता है जिसे देखकर उरो को भी काफी हैरानी होती है। उसके बाद जियोन उसके पैरों पे पैर लगाकर उसको लंगड़ी मारकर गिराने लगता है और जब वह गिर रहा होता है तभी जियोन उसके नाक पर एक कस के घूंसा मारता है और जियोन इस मुकाबले को जीत जाता है बिना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे। वहाँ पर आए सभी लोगों को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है कि इतना बड़ा क्रिमिनल उरो काफी आसानी से जियोन के हाथों कैसे हार गया। और यही नहीं, वहाँ पर बैठे जो जजेस होते हैं वह लोग भी लियोन की इस स्किल को लेकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और जो वहाँ पर लंबे बाल वाला शख्स बैठा होता है वह लियोन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। साथ ही में वह लियोन के शरीर को देखते हुए कहता है शायद से इसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए ये अपनी पूरी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस बात से रेन भी सहमत होती है और फिर जो रैग्नो है वह कहने लगता है कि आखिर तुम इस बेवकूफ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो। मैं ये बात मानता हूँ कि इसके पास काफी अच्छा स्किल है, लेकिन ये काम हम में से कोई भी काफी आसानी से कर सकता है और इस शरीर के साथ ये बंदा तो ज्यादा टाइम तक जिंदा भी नहीं रह पाएगा। और रैग्नो की बात से लियोन भी एग्री करता है और कहता है कि इसमें लड़ाई को लेकर काफी ज्यादा समझ है।
लेकिन इस बॉडी के साथ इसके लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि ये एक विजार्ड बन जाए। और फिर रेन कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर और कोई टैलेंट नहीं है। और ये देखकर रेन और भी ज्यादा उदास होने लगती है। फिर रेन कुछ कहने को बढ़ती है कि तभी उसके सामने एक शख्स आता है जिसके पैर को रेन नोटिस करती है तो वहाँ पर एक टैटू बना होता है और वे टैटू को देखकर समझ जाती है कि आखिर ये कौन है और कहती है कि प्यूरिफिकेशन कल्ट का एक बस्टर्ड यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमें प्यूरिफिकेशन कल्ट के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि एक मिनॉरिटी ग्रुप है जो ब्लैक फॉरेस्ट में छिपी एक इविल एनर्जी की पूजा करते हैं जिसको रेन अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। ये एक ऐसा रिलीजन है जो कि र्यून शहर के पूरे एम्पायर में नॉर्थ के हिस्से में एक बीमारी की तरह फैला हुआ है। इन लोगों के अपराध अगवा करने से लेके मर्डर तक और यहाँ तक कि इंसान की बलि करने तक है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वह शख्स सब लोगों के बीच में खड़ा होकर अपनी टी शर्ट उतारता है और कहता है कि 6 सिर वाला जानवर आ रहा है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके आने तक सारा रास्ता साफ करें। और अब हम देखते हैं कि जो उसकी छाती में दिल होता है वह उसके एकदम बाहर आने लगता है जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वह खुद को किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करने लगता है और फिर वह अपनी बातों से और भी ज्यादा उन लोगों को डराने लगता है कि मौत के बाद तुम लोगों को एहसास होगा कि तुम कितने ज्यादा शुद्ध हो और कितना अशुद्ध। उसके कुछ करने से पहले ही उसको स्पीयर से कुछ वार लगता है और वे वार मारा होता है हमारी रेन ने। उसको मारने के बाद रेन कहती है मुझे लगता है फिलहाल मैंने इसको रोक दिया है। तभी सामने से एक लड़की आती है जो कि उसी आदमी की तरह इन्फेक्टेड होती है और रेन भी समझ जाती है कि वह आदमी तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, असली मामला पानी तो ये खराब करेगी। उसके बाद वह औरत खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगती है और उसके ट्रांसफॉर्म होते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जब वह धमाका शांत होता है तो रेन अपने सामने देखती है कि वह औरत सामने से गायब है। और अब हम देखते हैं कि जो उस औरत ने धमाका किया था एक ब्लैक फॉलन स्टार नाम की पावर ने उस धमाके को मिनिमाइज कर दिया जिससे वहाँ पे सभी लोगों की जान बच गई। रेन, रेग्नो और बाकी सभी को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है और वह रेन के पास आकर पूछते हैं कि रेन ये तुमने आखिर कहाँ से करना सीखा। और सबको लग रहा होता है कि रेन ने ही इस धमाके को रोका है। रेन उन सभी को बताती है कि ये काम उसने नहीं किया और जब वे लोग अपने सामने देखते हैं तो उनको जियोन दिखता है जो कि उस प्यूरिफिकेशन कल्ट की मेंबर को अपनी पावर से मार देता है। जियोन कहता है कि मैंने क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो फ्रॉस्टमर की नोवेल को काफी ज्यादा ध्यान से पढ़ा है तो अभी आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं मैं काफी आसानी से बता सकता हूँ। मैंने ऐसे तुच्छ आतंकवादियों से लड़ाई करके रेन ड्राइनर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। अब अगले सीन में हम रेन ड्राइनर को देखते हैं जो कि मीटिंग बिठा चुकी होती है और वो सबसे कहती है यहाँ पर बैठे सभी लोग इस सब्जुगेशन को लेकर मीटिंग करेंगे तो सब लोग आपस में थोड़ा फेमिलियर रहना। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जियोन भी बैठा होता है और वहीं पर बैठी एक लड़की सबको देखते हुए सोचने लगती है कि आखिर ये क्यों यहाँ पर शामिल है। इसी अटैक को लेकर रेन कहानी बताना शुरू करती है। रेन बताना शुरू करती है कि रियोन सिटी और सेलोस माउंटेन के बीच एक अनोखा जंगल मौजूद है और उस जंगल के अंदर पेड़, घास, हर एक चीज बिल्कुल काला है और इस जंगल को कहा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। इस जंगल के अंदर आज तक जो भी गया है वापस कभी लौटकर वह नहीं आया, इसलिए इस जंगल में जाना सख्त मना है। वहीं पर बैठी एक लेडी रियून से कहती है कि वह ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में सब जानती है, लेकिन आखिर रियून उन सबको इसके बारे में क्यों बता रही है। रियून उन सभी को बताती है कि इविल एनर्जी की वजह से मेरी फैमिली की जो फाउंडर है उनको लेकर एक लेजेंडरी कहानी है जो कि काफी ज्यादा फेमस है और यह है कि एक लेजेंडरी हीरो ड्रैगन के खून से लथपथ था और उसने ड्रैगन की ताकत को हासिल भी किया। ताकत हासिल करने के बाद उसने सभी इविल्स को मार गिराया और यहाँ पर रियून सिटी की स्थापना करी। ये कहानी नॉर्थ में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई तो यह है कि कभी इविल्स मरे ही नहीं, वे इतने ज्यादा ताकतवर थे कि हमारी फैमिली की जो फाउंडर्स है उन लोगों को सिर्फ सील ही कर पाए और उसको ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर कहीं सील कर दिया और आज की जनरेशन के लोग इस कर्ज की एनर्जी को भुगत रहे हैं। तभी जियोन कहता है कि प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल के खातिर, है ना। रेन कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल से ही हम इस सील्ड को थोड़ा बहुत मजबूत कर पाते हैं। तभी वह लंबे बाल वाला व्यक्ति कहता है कि तुम प्यूरिफिकेशन रिचुअल के बारे में बात कर रही हो, जहाँ पे तुम्हारे गांव के कुछ क्रिमिनल्स को ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया जाता है। रेन उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उन लोगों को सील को सुरक्षित करने के लिए बलिदान के रूप में भेजा जाता है।
तभी रैग्नो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी इन क्रिमिनल्स को मार देने की ही सजा मिलती है, तो उनको इससे अच्छा ब्लैक फॉरेस्ट में भेज दिया जाए। रेन अपनी 5 उंगली दिखाते हुए कहती है कि टोटल 5 लोग ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर भेजे जाते हैं बलि के रूप में। और अगर तुम सोच के देखो, अगर हमारे शहर में किसी ने भी कोई भी गुनाह नहीं किया होगा, सिर्फ छोटा मोटा गुनाह ही किया होगा, तो उनको भी ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया जाएगा। और अगर ऐसा ही रहा तो बेकसूरों को भी बेवजह ही ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि हर एक कीमत पर इस रस्म को निभाना जरूरी है। फिर तभी रियोन अपने बचपन को याद करती है, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन कल्ट के कुछ लोग एक बेकसूर इंसान को लेकर जा रहे होते हैं। पहले तो रेन बच्ची थी जो कि इस चीज को नहीं समझ पाई, लेकिन अब वह बड़ी हो चुकी है और रैग्नो भी उसकी बात से सहमत होता है और ब्लैक फॉरेस्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। रेन बताती है कि उसको इविल एंटाइटी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वहाँ जाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। तभी 7 इलाइट्स में से एक लेडी जियोन की तरफ अपनी उंगली टारगेट करती है और कहती है, मैं तो ये बात समझ चुकी हूँ, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये शख्स हमारे बीच में क्यों है। और रैग्नो भी उसके बात से सहमत होता है। तभी रेन इन सबको बताती है कि ये बस मेरी एक फीलिंग है, लेकिन इस समय हमें इस बंदे की जरूरत है। अब हमें नॉर्थ के 7 इलाइट्स के बारे में पता चलता है। इस जनरेशन के आसमान कहे जाने वाले इलाइट्स की मीटिंग सिर्फ इन लोगों के नाम से ही एक बहुत बड़ी सपोर्ट टीम को खड़ा किया जा सकता है। और कहा जाता है कि इनका जो स्किल है इंसान की सोच से आगे निकल चुका है। और 7 इलाइट्स में से इस वक्त यहाँ पर 5 इलाइट्स है। जियोन अपने मन में सोचता है, लगता है रेन को मुझ पर शक है, शायद से इसने मेरी पावर्स को देख लिया है, लेकिन ये किसी से कुछ भी नहीं कह रही। किसी को ना बताना ये इस बात का सबूत है कि इसको बाकी लोगों पे भी शक है। प्यूरिफिकेशन कल्ट का एक मेंबर पैलेस के अंदर आ गया, ये एकदम इम्पॉसिबल है। वो अंदर तभी आ सकता है जब तक उसको अंदर से सपोर्ट न मिले। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आखिर ये किसके काम है, लेकिन इस बात को रिवील करना ये मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है। उसके बाद रेन सबको अपना प्लान बताना शुरू करती है और जो जियोन के सामने लड़की बैठी होती है वह अभी भी जियोन को अजीब तरीके से घूरने लगती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जियोन मेडिटेशन कर रहा होता है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, और वह कहता है कि मैं अभी भी अच्छे से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना नहीं सीखा हूँ, लेकिन ये पहले से बेहतर है जब मैंने पहली बार इस शरीर के अंदर अपनी आंखें खोली थी। मैं अभी भी श्योर नहीं हो सकता कि मैं इस पावर के साथ 7 इलाइट्स को हरा पाऊँ, क्योंकि आगे जाके जो मेरे अपोनेंट्स है वे 7 इलाइट से भी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। मुझे जल्दी ही 2 स्टार तक पहुंचना पड़ेगा। तभी अचानक से कोई जियोन को आवाज लगाता है कि तुम तो काफी अच्छी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। और जियोन देखता है कि ये बात किसी लड़की ने कही होती है जो कि उसके सामने खड़ी होती है। वह जियोन से कहती है कि तुम आखिर अपनी पावर्स का कैसे इस्तेमाल करते हो। जियोन उससे कहता है कि तुम तो वक्त से पहले ही रिहा हो गई। और जियोन की बात सुनकर वह और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है और वह फिर जियोन से पूछती है कि आखिर उसको इसके बारे में कैसे पता चला। उसके बाद वह जियोन से कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर वह काफी तेजी के साथ जियोन के पास आती है और उससे फिर कहती है कि तुम गलती से भी जंगल के अंदर मत आना। जब जियोन का ध्यान उस पर जाता है तो वह एक इविल फेस बनाते हुए उससे कहती है कि अगर तुम जंगल में आए तो तुम मारे जाओगे। ये कहकर वह वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने पर जियोन थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, क्या मैंने कहानी को इन्फ्लुएंस कर दिया? खैर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर जियोन उठने लगता है और उठने के बाद किसी पेड़ के सामने खड़ा होकर कहता है कि जल्दी से बाहर आओ। और तभी उस पेड़ से वही बच्चा निकलता है जो कि आई ऑफ द मून गिल्ड का जासूस है। जियोन उससे पूछता है, जो सामान मैंने तुमसे मंगाया था तुम लेकर आए हो? वह जियोन को किसी थैले के अंदर हाई रैंक के स्पेल स्टोन्स देता है और उससे कहता है कि इसको पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो इसके लिए उसको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और साथ ही में वह जियोन से पूछता है कि आखिर वे इन स्टोन्स का क्या करेगा। जियोन उससे कहता है कि सरेंडर। और जियोन की इस बात को सुनकर वह काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि सरेंडर से उसका क्या मतलब है। लेकिन जियोन उसको और कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। वह काफी कंफ्यूज्ड होता है कि वह आखिर कैसे गिल्ड को इसके बारे में रिपोर्ट देगा। अब अगली सीन में हम इलाइट्स को देखते हैं जो कि ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं और उनके साथ ही में जियोन भी होता है। जियोन को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर सब कुछ काला है, पेड़, पत्ते, घास, जमीन, यहाँ तक कि पत्थर भी, सब कुछ ऐसा है जैसे कि वह लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लंबे बाल वाला शख्स है वह कहता है
कि आखिर लोगों को इस जगह के बारे में क्यों नहीं पता। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये जगह एम्पायर के अंदर बसी हुई है, जहाँ पे आसपास कहीं लोग रहते हैं। फिर कुछ लोग जाते हुए उसका मजाक बनाने लगते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम अकेले ही यहाँ से चले जाओगे तो तुम डरपोक कहलाए जाओगे। जियोन अपने मन में कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि रेन ने हमें इस मामले को लेकर कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, यानी कि वह खुद पे भरोसा करना सीख चुकी है। लेकिन अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा आखिर कायला मुझे बार बार क्यों घूर रही है, जबकि वह सबसे ज्यादा लेट आई है। तभी रेन एक जगह खड़ी हो जाती है और सबसे कहती है कि हम तुरंत आगे बढ़ेंगे, यहाँ से इविल एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मुझे नहीं पता कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। तभी लियान कहता है क्या हम अपने प्लान के हिसाब से सीधा अंदर नहीं जा सकते। तभी रेन अपना स्पीयर निकाल कर कहती है हाँ, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले उनके गेट पर खटखटाना होगा। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। मैं जानता हूँ कि वीडियो छोटी है, लेकिन मैं इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स है जिन पर काम कर रहा हूँ, और तो और मेरी कुछ फैमिली इश्यूज भी है जिनकी वजह से मैं टाइम पे वीडियो नहीं बनाता, और मैं साथ ही में जॉब भी करता हूँ, तो इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो तब तक के लिए आप लोग 10 या 15 मिनट की वीडियो से ही काम चलाइए। अगर चला पाओगे तो फिर सही है, अगर नहीं चला पाओगे तो एक बार बता देना, फिर मैं देखता हूँ अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो अभी के लिए सायोनारा।